रेत के टैलों के बिनते बगड़ते नक्काश आपने देखे हैं। हवाएं उन्हें क्या क्या शक्लें देती रहती हैं। यही कैफियत इंसान की है। इंसान खुद को क्या क्या समझता है, कैसी कैसी पायदार तवक्कात रखता है, कैसे कैसे अनोखे दावे करता है। कहीं वो शिद्दात नमरूद नजर आता है तो कहीं हिटलर और मुसोलिनी। कौन बाकी रहा, कौन पायदार है? सब दास्तानें छोड़ जाते हैं। वक्त की हवाएं नक्काश बिगाड़ती हैं, बनाती हैं। जिंदगी सलामत रहती है तो ये नक्काश महफूज रहते हैं। मौत आती है तो सिर्फ कहानियां रह जाती हैं मेरे दोस्तों, जिनसे उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। पुरइसरार और रोमानवी हैरत अंगेज कहानी नीति का। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों। बंदूक भी मुझे बहुत अजीज़ थी क्योंकि उसने कभी मेरा मान नहीं तोड़ा था। जिस पर दाग दी उसकी ज़िंदगी महाल। क्या मजाल के जो एक बार भी धोखा दिया हो। तो बस मुझे ये दोनों चीज़ें अजीज़ थी और कुछ नहीं। तालीम से फ़ारिग होने के बाद दरअसल मेरे वालिद साहब को मेरे बारे में कुछ सोचना चाहिए था, ना कि मुझे। हाँ, अगर कोई मुनासिब काम मेरे स्पुर्द कर देते और मैं उसे अंजाम ना दे सकता तो यकीनन नालायकों की फहरिस्त में खुद अपना नाम लिखवा लेता। लेकिन वालिद साहब मुंतज़िर रहे कि मैं उनसे अपने मुस्तकबिल बनाने की दरख्वास्त करूं, और ये मेरी सरशत ना थी। चुनाचा फारगल तहसील होने के बाद मेरे शिकार का मसला और ज़ोर पकड़ गया। मुमकिन है कि वालिद साहब ज़्यादा तवज्जो ना देते मेरे ऊपर, लेकिन एक ऐसा हादसा हो गया जिसने ख्वाब मख्वाब मेरे दुश्मन पैदा कर दिए और उन दुश्मनों की दुश्मनी रंग लाई। हमारी एक फूफोजाद बहन थी सैयदा जुलेखा। दर हकीकत जुलेखा ही का सा हुस्न पाया था उसने। सादा सी, मासूम सी, लेकिन दर पर्दा आफत की परकाला। मेरी परेशानियों में उनका भी बड़ा हाथ था। बड़े भाईजान की मंजूर नज़र थी और भाईजान कई बार कई हज़ार जान से उन पर आशिक थे। यूँ भी शादी के तमाम हकूक़ बड़े भाईजान के नाम महफूज थे क्योंकि बड़े जो ठहरे। चूँकि ख़ानदानी लड़की थी इसलिए ये सोचने का सवाल ही नहीं था कि इनकार की कोई सूरत हो सकती है। वालिद साहब ने फूफी जान को पैगाम दे दिया। फूफी जान खुशी से फूली न समाई। भला उन्हें क्या इनकार हो सकता था? उनकी लड़की को तो मर्तबा मिल रहा था, लेकिन आफ़ते जान यानी जुलेखा खानम वो ना निकली जो नज़र आती थी। लड़कियों से शादी के बारे में ना पूछने का असूल हमारे यहाँ भी राज था। भला लड़कियों से भी ऐसी कोई बात पूछी जा सकती है, लेकिन वो ना हुआ जो बुज़ुर्ग चाहते थे। शादी की तैयारियां हो रही थी कि जुलेखा एक ख़त वालिद साहब को मिला। बंद लिफाफा वालिद साहब के हाथ में था और उन्हें मालूम नहीं था कि यह ख़त किसका है। बहरहाल खोला तो जुलेखा खानम का ख़त था। हैरत से खोला, बड़ा मदगल और मौसर ख़त था। प्यारे मामू जान अदाब, मुझे नाज है कि मेरी रगों में भी वही शरीफ खून गर्दिश कर रहा है जो आपकी, और मुझे नाज है कि आप अदलो इंसाफ पसंद, खुदा तरस और असूल शरीयत पर बाअमल हैं। अगर खुदा नाख्वास्ता आप ऐसे ना होते तो मैं कभी ये जुर्रत ना करती। लेकिन मैं एक शर्री मसला आपके सामने पेश कर रही हूँ। मामू जान, मज़हब ने औरत को भी एक हैसियत दी है, वो भी ज़िंदगी के साथी के इंतखाब में एक राय रखती है। ना जाने क्यों इस मामूली से हक़ को भी नज़रअंदाज कर दिया गया है, हालांकि ये हक़ ज़रूरी है। एक खुदा तरस और खुदा परस्त इंसान होने की हैसियत से आप कम अज़ कम मेरे इस हक़ पर ज़रूर गौर करें। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला भाई जान के साथ ना किया जाए। मैं उन्हें अपने जहन में वो जगह नहीं दे सकती जिसका ताल्लुक़ किया जा रहा है। मामू जान, मैं आपसे अपना शरई हक़ तलब कर रही हूँ। हाँ, अगर मुझसे मेरी पसंद दरियाफ़त की जाए तो बेहयाई के लिए माफ़ी की तलबगार हूँ। मुझे सरफराज अहमद खान से मंसूब कर दिया जाए, मैं खुश हो जाऊँगी। बेशक जुलेखा के इस हक़ को चैलेंज नहीं किया जा सकता था और वालिद साहब शरई दबाव के अलावा और कोई दबाव कबूल नहीं कर सकते थे। ड्राइंग रूम कॉन्फ्रेंस हुई। फूफी जान ने सर पीट लिया, जिसका जो दिल चाहा अदाकारी की।
खानदानी वकार खतरे में पड़ गया। कुछ लोगों को इस शादी की इतला भी मिल गई थी। चुनाचा हंगामी बुनियाद पर तय किया गया कि कुछ भी हो, खानदान की लाड तो रखनी ही है। सरफराज ही सही, हालांकि इस गधे की शादी का अभी कोई सवाल ही नहीं था। भला भाभी कोई हैसियत रखता है? कुछ भी था, सरफराज भी जिम्मेदार का बेटा ही था। कुछ आंसू पूजे। चुनाचा कुर्बानी के बकरे का इंतज़ार किया जाने लगा, और जब बकरा शिकार से वापस आया तो वालिद साहब की अदालत में तलब कर लिया गया। नफरतें हैरत चेहरों से अयां थी, हर आंख बेरहम थी। खुद वालिद साहब भी खुश ना थे, ताहम उनके लहजे में नरमी और ठहराव था। ये अजीब हालात देखकर मेरा माथा ठनका था, लेकिन मेरे फरिश्तों को भी पता नहीं था कि असल मामला क्या है। सरफराज, वालिद साहब की आवाज़ गूंजी। जी अबू हजूर, मैंने गर्दन झुकाकर कहा, क्या तुम्हें एहसास है कि तुम आज हमारी नज़रों में कोई हैसियत नहीं हासिल कर सके हो? बड़े अहानत अमीद अल्फाज थे, बाप की ज़ुबान से अदा हुए थे, लेकिन एक कमरे नशस्त, एक गहरे नश्तर की हैसियत रखते थे। तलमला गया और जहन में बगावत ने सर उभारा। जहन, ज़ुबान भी जहन के साथ शरीक हो गई। जी अबू हजूर, एहसास है, मैंने तलख लहजे में कहा। ये मज़ीद कमीनगी है। अपने किसी कमज़ोरी का एहसास होने के बावजूद अगर उसे दूर ना किया जाए तो आदमी बेहयाई की हदूद में समझा जाता है। वालिद साहब ने सख्त लहजे में कहा, मेरा ख्याल है अब्बा हुजूर, मैं बेहयाई और कमीनगी की उन हदूद में दाखिल हो चुका हूँ जहाँ से पलटना मेरे लिए नामुमकिन है, मैंने कहा, और तमाम चेहरे सरासीमा हो गए। मेरे अंदाज से बगावत पढ़ ली गई थी। ख्वाह वालिद साहब भी चौंक पड़े थे। बात कुछ और थी और निकली किसी और तरफ। चुनाचा उन्होंने खुद को संभाला और बोले, लेकिन सरफराज, बहरहाल तुम मेरी औलाद हो, मैं तुम्हें संभालना चाहता हूँ। उन्होंने नरमी से कहा, मेरी खुशबख्ती है अबू हजूर कि आप मेरे बारे में भी सोच सकते हैं। मैंने बदस्तूर उसी अंदाज से कहा। दरअसल इब्तदा ही ऐसी हो गई थी, अब मुझे खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था। लेकिन मुझे अबू हजूर पर हैरत थी कि वो मेरे इस वार को भी खामोशी से पी गए। अलबत्ता उनका चेहरा सुर्ख हो गया था और वो होंठ काट रहे थे, लेकिन इस बार भी उनके मुंह से वैसी आवाज़ निकली, जुलेखा का क्या मामला है? मैंने चौंक कर कहा, तुम इतने नालायक और बेबाक हो कि मुझे तुमसे साफ गुफ्तगू करनी पड़ रही है, वो गुफ्तगू जो बाप और बेटे के दरमियान नहीं होती। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये तुम्हारे लिए कोई अहमियत ना रखती होगी। जी, मैंने खोलते हुए ज़हन पर काबू पाते हुए कहा। जुलेखा का क्या मामला है? इस बार उन्होंने सख्त लहजे में कहा। क्या इसका जवाब मुझे देना पड़ेगा? और कौन देगा? जलील कमीने। वालिद साहब के हाथ से सब्र का दामन छूट गया और मामला बिगड़ते देखकर सब कांप उठे। लेकिन किसी ऐसी बात का मैं क्या जवाब दूं जिसके बारे में मुझे मालूम नहीं? मैंने सुकून से कहा। क्या जुलेखा के और तेरे दरमियान कुछ अहदो पैमान हुए हैं? वालिद साहब बोले और मैंने खौनख्वार निगाहों से वहां बैठे हुए एक एक फर्द को देखा। ये बात उनमें से किसने कही है अबू हजूर? मैंने पूछा, और मुझे अपनी बात का जवाब चाहिए। वो मेरी बहन है। बहन और भाइयों के दरमियान अहदो पैमा होते भी हैं तो उनके तकद्दुस और उनकी पाकीज़गी पर मैली निगाह नहीं डाली जा सकती। मैंने कहा, क्या बकवास करता है? वालिद साहब अब किसी कदर हैरान हो गए थे। मैंने हमेशा जुलेखा को अपनी सगी बहन की माना समझा है। अगर इस रिश्ते पर किसी ने स्याही लगाने की कोशिश की है तो मुझे इजाज़त दें कि मैं उसकी गर्दन उतार दूं। मैंने सर्द लहजे में कहा। ये बात खुद जुलेखा ने कही है। तब वो मासूम लड़की भी किसी की आलाकार बन गई। मैं उसे इल्ज़ाम नहीं दूंगा, बज़ाते खुद वो इस साजिश की अहल नहीं है। मेरी ठोस गुफ्तगू से वहाँ मौजूद लोगों के हवास ठिकाने आ गए थे। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। वालिद साहब को भी शायद मेरे ऊपर यकीन हो चला था कि मैं बहरहाल बेगुनाह हूँ और मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं। यूँ भी ख़त के मज़मून में इसकी निशानदही नहीं होती थी। तब वालिद साहब ने जुलेखा का ख़त मेरे हवाले कर दिया। मैंने सुकून से ख़त पढ़ा और उन्हें लौटा दिया। हालात किसी हद तक मेरी समझ में आ रहे थे। एक कोना खुशी हुई तो हुई कि किसी न किसी तौर से उनको शिकस्त तो हुई। इस ख़त का क्या मकसद है? वालिद साहब ने पूछा।
मेरा ख्याल है कि इस सवाल की ज़रूरत नहीं रह जाती। एक लड़की ने अपना शरई हक मांगा है, क्या तुम उसके मुआवन नहीं हो? नहीं, मैंने जवाब दिया। बहरहाल तुम एक नाकारा इंसान हो, अभी तक तुमने अमली ज़िंदगी नहीं अपनाई, इसलिए मुझे तरद्दुद है। मेरा ख्याल है कि तुम जुलेखा को खुश ना रख सकोगे। मेरा भी यही ख्याल है। क्या मतलब? मैं किसी को खुश नहीं रख सकूंगा। मैं अभी तक कोई हैसियत नहीं हासिल कर सका। इन मामलात की तरफ तवज्जो देना भी हमाकत है, लेकिन जुलेखा की निस्बत का ऐलान किया जा चुका है, उसमें मेरी क्या गलती है? गलती तुम्हारी नहीं है, हमारी ही है। निस्बत ज़रूर होगी और तुम्हारे साथ होगी। ख़ानदानी वक़ार को संभालना है, लेकिन तुम्हें वादा करना पड़ेगा कि तुम अपने फजूल मशागल तर्क करके इंसान बनोगे। जुलेखा से इसी शर्त पर तुम्हारी शादी हो सकती है। वालिद साहब ने गोया मेरे ऊपर एहसान किया। मेरा ख्याल है कि हर किस्म की गलतफहमियाँ दूर कर ली जाएं। अबू हुजूर, ये किसने कह दिया है कि मैं भी जुलेखा से शादी करने का ख्वाहिशमंद हूँ? मैं किसी से शादी के झमेले में नहीं पड़ना चाहता। रह गई फजूल मशागल से इज्तनाब की शर्त, तो अगर मैं उन्हें फजूल समझता तो कब कभी का इख्तियार ना करता। सरफराज, तू हमारे ज़ब्त का इम्तहान ले रहा है। वालिद साहब चीख कर बोले। नहीं अबू हजूर, मैं ये जुर्रत नहीं कर सकता, लेकिन आप खुद ख्याल फरमाइए। मैं उसे बहन समझता हूँ, उसके बारे में ऐसा तस्वर भी जहन में नहीं ला सकता। और अगर तुझे हुक्म दिया जाए तो जुलेखा से शादी कर ले, तब मेरी बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी, क्योंकि मैं उससे शादी नहीं कर सकूँगा। तू इस कदर खुद सर, इस कदर जलील और कमीना से साबित होगा। हमें ग्रांट भी नहीं था, लेकिन तू क्या समझता है? क्या हम तेरी इस खुद सरी को माफ़ कर देंगे? मैं खामोश रहा। अभी कोई फ़ैसला ना करो, हम इसे समझाएंगे, फूफी जान ने कहा। फ़ैसला हो जाने दे फूफी जान, मैं हर फैसले के लिए तैयार हूँ। आप लोगों को समझाना बेकार साबित होगा, मैंने होंठ सिकोड़ कर कहा। सरफराज, सरफराज, मैं तुझे आग करता हूँ, मैं तुझे आग करता हूँ। नालायक बदबख्त, फ़ौरन मेरा घर छोड़ दे, मेरी जागीर छोड़ दे। मैं तेरा वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकता। कमीने, जलील, मैं तुझे आग करता हूँ। अभी इसी वक्त निकल जा, अभी निकल जा इसी वक्त मेरे घर से। वालिद साहब गुस्से से कांपने लगे और उनके मुंह से झाग उठ रहे थे। सच्ची बात यह है कि रंज मुझे भी हुआ था, लेकिन इस माहौल से खुद मैं भी इस कदर बेजार था कि उसके तसल्लुत से आज़ाद होना चाहता था। मैं जानता था कि यहाँ मेरी कोई हैसियत नहीं है। मैं ना होगा तो किसी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, और फिर क्या फ़ायदा इस ज़िम्मेदारी के चक्कर पड़ने से? कोई मेरे बारे में नहीं सोचेगा। नई जहानों की सैर की जाए, एक आज़ाद इंसान की ज़िंदगी गुजारी जाए। ज़िंदगी यूं भी क्या हैसियत रखती है? इंसान का क्या है? आज है कल नहीं, बेकार है, सब बकवास है। लोग ना जाने क्या क्या कहते रहे, रोना पीटना मच गया, लेकिन मैंने किसी की ना सुनी और लोगों के रोकने के बावजूद घर से निकल गया। मैंने जहन को आज़ाद छोड़ दिया था। मैंने देखा था कि रोकने वालों में हमदर्द कोई नहीं है, सब रस्म पूरी कर रहे हैं, सिर्फ रस्म, और रस्मों से मुझे हमेशा से नफ़रत थी। ज़िंदगी मेरे लिए कुछ और रास्ते मुरतब कर रही थी और मैं उसी के असूल पर अमल कर रहा था। चुनाचा मैंने उसी रोज़ संदीला छोड़ दिया और सबसे पहले मैंने अरशादाबाद का रुख किया, जहां मेरा एक दोस्त आरिफ रहता था। आरिफ तालिबे इल्मी के दौर में मेरे साथ था, मुखलस दोस्त था। तालीम छोड़कर शादी कर ली और अब उसके 2 बच्चे थे, एक बीवी थी, और अरशादाबाद में अनाज का बहुत बड़ा आड़ती था। मुझे देखकर खुश हो गया और कई बार अपने यहाँ आने को कह चुका था, लेकिन मुझ जैसे आवारागर्द के लिए वादे निभाना बेहद मुश्किल था। एक रोज़ भी उसके यहाँ नहीं जा सका था। कैसे मेरे नसीब खुल गए, कैसे मैं याद आ गया। वो मुझसे लिपटे लिपटे बोला, बस याद आ गए। मैंने खजीना मुस्कुराहट से कहा, सामान वगैरह कहाँ है? क्या जल्दी भाग जाने का इरादा है? कान खोल कर सुन लो, 1 महीने से पहले नहीं जाने दूंगा। आरिफ ने कहा, 1 महीना? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, कहो तो मैं हम यहीं रिहाइश इख्तियार कर लूँ, तुम्हारे साथ कारोबार में शरीक हो जाऊँगा। हाय हाय हाय, ऐसी बातें ना करो जिन्हें सुनकर हैरत होने लगे कि काश ऐसा हो सकता। सच बताओ सरफराज, सामान वगैरह कहाँ है?
सामान के झगड़े कभी भी पाले हैं मैं, जो अब पालूंगा। बस तन के इस लिबास में आया हूँ। खैर खैर, लिबास की क्या है, यहाँ भी तैयार हो सकते हैं। आओ तुम्हें नदीमा से मिलाऊं। बड़ी खुश होगी तुम्हें देखकर, अक्सर तुम्हारे तज़किरे होते रहते हैं। और वो मुझे लेकर अंदर पहुँच गया। खूबसूरत सी औरत बड़ी पाकीज़ा मुस्कुराहट रखती थी और इंतहाई खलूस से मिली, पढ़ी लिखी थी, आदाब महफ़िल और गुफ्तगू के अंदाज़ जानती थी। इनके साथ रहकर मैंने सोचा कि शादीशुदा ज़िंदगी इतनी बुरी तो नहीं होती, बशर्ते कि नदीमा जैसी बीवी मिल जाए। तब मेरे जहन में जुलेखा आ गई। उस अहमक लड़की को क्या सूझी थी? क्या वो मेरी हैसियत से नावाकिफ़ थी? क्या उसे मुझ जैसे नाकारा इंसान के साथ रहकर भाईजान से ज़्यादा बाइज़्ज़त थे, साहब हैसियत थे और मुस्तकबल के बड़े ज़िम्मेदार थे। लेकिन आखिर ये जुलेखा मुझसे शादी करना क्यों चाहती थी? मैंने तो कभी उसे इस निगाह से नहीं देखा। आरफ के यहाँ रहते हुए मुझे 3 दिन गुजर गए। आरफ उसी तरह पुरमोहब्बत था, उसी तरह पुरखलूस, लेकिन मैंने उसे हकीकत नहीं बताई थी। मैं किसी को भी अपनी उलझनों में शरीक करना नहीं चाहता था। मैं अपने हालात से खुद निमटना चाहता था। आरफ ने मेरे लिए एक जोड़े कपड़ा भी सिलवाए थे, हालांकि मैंने उसे काफ़ी मना किया था। 5वें रोज़ मैंने आरफ से इजाज़त चाही। क्या बकवास है, अभी आए हो और मुझे आए हुए कितने दिन हुए हैं? नहीं सरफराज, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। और फिर संदीला में कौन सी तुम्हारी बीवी बैठी हुई है? मैं संदीला नहीं जा रहा आरफ, मैंने कहा। फिर? बस ऐसे ही कुछ काम है। कोई काम नहीं है, बस तुम नहीं जा सकते। ज़िद ना करो आरफ। अच्छा आओ नदीमा से फ़ैसला करा लें। और वो मुझे ज़बरदस्ती नदीमा के पास ले गया। नदीमा, सरफराज जा रहा है। क्यों? वो हैरत से बोली। जाना ही है भाभी, यहाँ कब तक रहूँगा? कोई तकलीफ़ है आपको भैया? नदीमा ने पूछा। नहीं भाभी, नफ्सा नफ्सी के इस दौर में आप लोगों का खलूस बड़ा अजनबी लगता है, मैं गंभीर लहजे में कहा। अरे अरे, तेरे लिए खलूस की क्या कमी है? ज़िम्मेदार की औलाद है, आरफ हंसते हुए बोला। ऐसी बातें मत करो आरफ, मैंने दुखे दिल से कहा। खैर खैर, मगर तुम अभी जाओगे नहीं? जाना ज़रूरी है आरफ, बराह करम मुझे मत रोको। मगर तुम कह रहे थे कि संदीला नहीं जाओगे। हाँ, फिर कहाँ जाओगे? कुछ ज़रूरी काम है, दिल्ली जाऊँगा। ओहो, अगर ऐसी ही ज़रूरी बात है तो फिर मजबूरी है, लेकिन वापसी पर यहाँ रुकते जाओगे? उसने कहा और मैंने उसके बात का कोई जवाब नहीं दिया। भैया की उदासी तो बता रही थी कि कोई याद आ रहा है, नदीमा ने हंसते हुए कहा। हाँ भाभी, बहुत कुछ याद आ रहा है, लेकिन बहरहाल मैंने उन्हें तैयार कर लिया। फिर मैंने आरफ से अलग जाकर कहा, आरफ मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत होगी। हाँ हाँ ले लो, कितने दरकार हैं? मुमकिन है आरफ मैं ये रकम तुम्हें कभी वापस ना कर सकूं। लानत है रकम पर, मगर यार बात क्या है, इस बार तू खासा बदला है। कोई बात नहीं है। हाँ, तुम मुझे 1000 रुपये दे दो। अबे 10,000 ले ले, मगर मेरी जान बात तो बता। कोई बात नहीं है, क्या बताऊं? मैंने कहा। बहरहाल आरफ की ज़िद के बावजूद मैंने उसे कुछ नहीं बताया और फिर आरफ ने मेरे लिए दिल्ली का टिकट मंगवाया। रात को वो मुझे स्टेशन छोड़ने आया था और मैं उस वक़्त आरफ का दिया हुआ लिबास पहने हुए था। घर के कपड़ों की मैंने एक गठरी बना ली थी, जिसे मैंने आरफ के हवाले उस वक़्त किया जब ट्रेन छूटने में सिर्फ चंद मिनट बाकी थे। आरफ मेरे दोस्त, इंसानों को समझने का मुझे कोई तजर्बा नहीं है, लेकिन तुम मेरे बचपन के साथी हो। क्या तुम्हारी मोहब्बत में ये बात बेमिसाल है कि मैं एक ज़िम्मेदार का बेटा हूँ। खुदा ने मुझे बहुत कुछ दिया है सरफराज, इसलिए मुझे तेरी ज़िम्मेदारी से कोई वास्ता नहीं। मुझे बस अपना सरफराज अजीज़ है, आरफ ने संजीदगी से कहा। तब मैं तुम्हें एक बात बता दूं आरफ, लेकिन वादा करो सिर्फ सुनोगे, उसमें मदाखलत की कोशिश नहीं करोगे। बता दे, वादा करता हूँ। ये गठरी संभालो आरफ और इसे मेरे घर पहुँचा देना और मेरा पैगाम दे देना कि मैं इस घर से सिर्फ ये लिबास लाया था जो वापस कर रहा हूँ और मैंने कुछ नहीं लिया। अरे तो क्या घर से नाराज़ होकर कहीं जा रहे हो? आरफ चौंक कर बोला। निकाल दिया गया हूँ आरफ, क्योंकि ज़िम्मेदार की बहुत सी औलादें मौजूद हैं। मेरी कमी किसी को महसूस नहीं होगी। वालिद साहब ने मुझे आग कर दिया। अरे आरफ शर्मदा रह गया, और तुमने मुझे पहले कुछ नहीं बताया। बहुत से खौफ दामनगीर थे। बहरहाल जाने दो इस बात को। मगर अब दिल्ली जाकर क्या करोगे?
खुद को हंगामों में गुम कर देना चाहता हूँ आरफ, यही मेरे लिए बेहतर है। बकवास मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं खुदकुशी कर लूँगा आरफ। बराह करम इस मामले में कोई मुदाखलत ना करो। मगर दिल्ली में तुम्हारा वाकफ़कार कौन है? इसलिए जा रहा हूँ कि कोई वाकफ़कार नहीं है। नई दुनिया, नए माहौल में अपने लिए जगह बनाने की कोशिश करूँगा। सरफराज मेरे दोस्त, आरफ को भी आज़मा लो, एक बार आज़मा लो मेरे दोस्त। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ। मेरी बीवी, मेरे बच्चे तुम्हारी खिदमत करेंगे। आज़मा चुका हूँ आरफ, और यकीन करो तुम्हारी मोहब्बत की रोशनी हमेशा मेरे दिल को मुनव्वर रखेगी। तुम्हारी ज़ात के खलूस से मैं इस दुनिया से मायूस नहीं हुआ। मेरे बेहतर मुस्तकबल की दुआ करना आरफ। ट्रेन ने विसल दी और आरफ सर पटकता रह गया, और उसने मुझे रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर ली थी। ट्रेन रेंगने लगी, मगर आरफ अब कुछ नहीं कर सकता था। अगर उसे पहले से इल्म हो जाता तो यकीनन मेरे साथ दिल्ली आने की कोशिश करता। बहर सूरत मुझे कोई ख़ास उलझन नहीं थी। घर वालों की तरफ से आज बदज़न नहीं हुआ था। उन लोगों ने सलूक ही ऐसा किया था कि अब कोई गुंजाइश नहीं रह गई थी। हाँ, बस कुछ अनोखे वसवसे जहन में एक अजीब सा दबाव दिल पर था। ना जाने आइंदा ज़िंदगी कैसी गुजरे, ना जाने अजनबी माहौल क्या क्या ज़ाविये पेश करे। लेकिन हिम्मत ज़रूरी थी। हिम्मत से काम लेकर बहुत सी उलझनें दूर हो सकती थी, और मैं खुद ही अपनी हिम्मत बंधा रहा था। जब मैं एक पहरेदार रुपये मौजूद थे और कोई फौरी फिक्र तो है नहीं, और मैं दिल मजबूत करने की कोशिश करता रहा। कंपार्टमेंट में दूसरे मुसाफिर भी थे, नई नई शक्लें, भांत भांत के लोग, और मैंने एक एक चेहरे का जायज़ा लिया। बेजार से फ़िक्रों में डूबे हुए। हर शख्स के साथ कोई ना कोई उलझन मौजूद है। मैं भी इंसान हूँ, तन्हा हूँ। मेरी ज़िंदगी को क्या खदशात लाहक हो सकते हैं। चुनाचा मैं सोने की कोशिश करने लगा, और क्या सुकून की नींद आई, जैसे जहन हर फिक्र से आज़ाद हो। दूसरे दिन सुबह ही आँख खुली। वक़्त का अंदाज़ा नहीं था, लेकिन बाहर धूप निकल आई थी। मैं उठा और बाथरूम की तरफ बढ़ गया। बाथरूम पर रश था, लेकिन बहरहाल मेरी बारी भी आ गई। ज़रूरियात से फ़ारिग होकर बाहर निकला। नाश्ते का वक़्त था, और डाइनिंग कार के बेरे नाश्ते का आर्डर लेते फिर रहे थे। दिल पर मैल आया। इस वक्त घर में सब के साथ नाश्ता होता था, लेकिन किसी निगाह में कोई इस्तकबाल नहीं होता था। बस रोज़मर्रा का मामूल, एक ही अंदाज की ज़िंदगी। चलो, कोई तब्दीली तो आई है। मैंने मेरे गो बुलाने के लिए हाथ दिखाया, और उसी वक्त बराबर से एक आवाज़ सुनाई दी, अस्सलामुअलैकुम। ख्याल हुआ कि शायद मुखातब मैं ही हूँ। पलट कर देखा, शरीफ सूरत बुज़ुर्ग मेरी तरफ ही मतवज्जा थे। खशमखाश दाढ़ी, मुनासिब जिसामत, मुनासिब लिबास। वालेकुम, मैंने किसी कदर झुक कर कहा, और उन बुज़ुर्ग को मैं पहले भी देख चुका था। गालिबन आज़म दिल्ली हैं। जी, मैंने मुख्तसर कहा। मियाँ, चेहरे शनासी में थोड़ी सी दस्तरस रखता हूँ। शरीफ नफस और नेक तबा इंसान हो। अभी कई घंटों की मुसाफत बाकी है। क्यों ना एक दूसरे से तारुफ हासिल करके लुत्फ़ सफ़र उठाया जाए। एक लम्हे के लिए सोचा, ख्याल आया, नई ज़िंदगी शुरू कर रहा हूँ, नए लोगों से वास्ता रहेगा। फिर इब्तदा बड़े मियाँ से क्यों ना की जाए। चुनाचा मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। खुशबख्ती होगी, मैंने कहा। खूब, तो फिर नामों का तबादला हो जाए। खादम को सरफराज कहते हैं, मैंने अपना नाम बताया, और खाकसार को रशीदुद्दीन अहमद के नाम से पुकारा जाता है। उन्होंने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। मैंने उनसे मुसाफा किया। खुश मजाज आदमी मालूम होता था। तो मियाँ, ये तो हर मरहला तय हुआ तारफ़ का, और उसके बाद नाश्ते तक पहुँचती है, और नाश्ता मेरे पास तैयार है। क्या मुझे तकल्लुफ़ करने की इजाज़त है? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। नाश्ते के बाद कर लेना, वक़्त हो चुका है। रशीदुद्दीन साहब ने अपने बराबर से टिफ़न कैरियर उठाते हुए कहा, और फिर उन्होंने जगह तंग करके टिफ़न कैरियर दरमियान में रख लिया, और उसके डब्बे खोले। बुना हुआ तो कीमा और पूड़ियाँ थी, जो ठंडी हो गई थी। बहरहाल नाश्ता बुरा नहीं था। नाश्ते के दौरान खामोशी रही। सिर्फ एक बार रशीदुद्दीन साहब ने बेरे को चाय के लिए कहा था। नाश्ते के बाद चाय आ गई, और फिर बड़े मियाँ ने
टिफ़िन कैरियर उठाकर एक तरफ रख दिया। हाँ मियाँ, अब तुमने मेरा नमक खा लिया है। वैसे कीमे में नमक ज़्यादा तेज़ था, लेकिन अच्छा ही है। उनकी मुनासिब मिकदार तुम्हारे मैदे में पहुँच गई है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि इस वजह से तुम्हारे ऊपर मेरा कुछ हक भी हो गया है। चुनाचा मैं तुम्हारे बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करने में हक बजारब हूँ। यकीनन, मैंने कहा। तो बताओ ना। बड़े मियाँ अजीब से अंदाज में बोले और जिस पर मुझे हंसी आ गई। क्या बताऊँ? ये भी मुझे बताना पड़ेगा। खैर, चंद लम्हात की मोहलत दो, मैं ज़रा अपने जहन में सवालात मुरतब कर लूँ, उन्होंने कहा और थोड़ी देर के लिए खामोश हो गए। मैं मुस्कुराते हुए उन्हें देखता रहा। दिलचस्प शख्सियत थी और ऐसी किसी शख्सियत से मुतारफ़ होने पर मुझे खुशी थी। हाँ, सवाल नंबर 1, क्या नाम बताया था आपने? सरफराज मियाँ। जी, मैंने हैरत से कहा। वो ज़रा आपका नाम मेरे ज़हन से उतर गया। सरफराज अहमद खान। माशाल्लाह, बावकार नाम है। बाप का नाम? जी, मैंने किसी कदर झिझकते हुए कहा। हाँ, उनका भी कोई ना कोई नाम ज़रूर होगा। जी हाँ है। मैंने एक गहरी सांस ली। हाँ, तो बताओ ना। जी, तौकीर अहमद खान। बहुत खूब। रशीदुद्दीन उछलते हुए बोले, मियाँ कहाँ के रहने वाले हो? सवालात ज़रा टेढ़े होते जा रहे थे और मुझे इस सिलसिले में मोहतात रहने की ज़रूरत थी। क्या फ़ायदा अपनी तशहीर करने से? चुनाचा यहाँ मैंने झूठ का सहारा लिया और ख़ुद को अरशादाबाद का रहने वाला बता दिया। अपने बारे में भी तो कुछ बताइए किबला। मैंने मज़ीद सवालात से बचने के लिए उनसे ही सवाल कर दिया। अरे मियाँ, अब इस बुढ़ापे में क्या बताएं? बताने के काबिल तो कभी थे। बहरहाल, आपका ये खादम मुलाज़म पेशा है। नवाब फ़ैरुज़ुद्दीन के साथ 24 साल से हूँ। बड़ा कारोबार है, मैं भी देखभाल कर लेता हूँ। हालांकि इस काबिल अब कहाँ, लेकिन नवाब साहब आखिरी दम तक छोड़ते नज़र नहीं आते। उन्हीं की कोठी से मुल्हका इमारत में रहता हूँ। घर के ऐसे ताल्लुकात हैं। नवाब साहब खुद तो सदा के आवारा गर्द हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ। बीवी बच्चे मुझे संभालने पड़ते हैं और नवाब साहब मेरी वजह से घर से मुतमईन रहते हैं। खूब, बड़ी मसरत हुई आपसे मिलकर। तुम्हारी शख्सियत तशन्ना रह गई। मेरी शख्सियत ही क्या है रशीदा साहब? दूसरे बहुत से नाकारा नौजवानों में से एक हूँ। कोई काबिल ज़िक्र हसीयत नहीं रखता। मैंने जवाब दिया। समझ गया। रशीद साहब गर्दन हिलाकर बोले, जी बिल्कुल समझ गया। बता दूं? वो बच्चों की सी शौकी से बोले, बता दीजिए। मैंने एक गहरी सांस लेकर कहा, बेकार हो, मुलाजमत की तलाश में हो। क्यों, कैसी रही? मेरे होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। ताहम किसी हद तक बात ठीक ही थी। चुनाचा मैंने खामोशी से गर्दन हिला दी और रशीदुद्दीन साहब भी खुश हो गए। मियाँ, आखिर जहाँ दीदा हूँ। धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए, उड़ती चिड़िया के पर गिन कर बता दूँ। ये सब कुछ तो तुम्हारे चेहरे पर लिखा हुआ है। मैंने मुस्कुराने के अलावा कुछ ना कहा। मगर बात सुनो मियाँ। अचानक रशीद साहब बोले, जी मैंने उनकी शक्ल देखी। दिल्ली में तुम्हारा कोई अजीज़दारी है? नहीं तो। मैंने बगौर उनकी शक्ल देखी। क्यों, आपको ये ख्याल क्यों कर पैदा हुआ? फिर क़याम कहाँ करोगे? ओह, वो वहाँ होटल तो होते होंगे किबला। हाँ होते हैं, मगर काबिले क़याम नहीं होते। और फिर मुलाजमत तलाश करोगे और होटल में रहोगे। परेशानियाँ बढ़ जाएंगी। अखराजात कहाँ से पूरे करोगे? इस फिक्रमंदी का शुक्रिया, मेरे पास पैसे मौजूद हैं। ठीक है मियाँ, लेकिन मेरा ख्याल है। देखो, बात तो अजीब है, लेकिन मेरा ख्याल है कि सूरत से शरीफ मालूम होते हो। गुफ्तगू भी माकूल है। होटल का क़याम मुनासिब ना रहेगा। मैं तुम्हारे क़याम का बंदोबस्त कर दूंगा। जब तक मुलाजमत ना मिले पैसे संभाल कर रखो। मियाँ, मुलाजमत तैयार नहीं रखी जो फ़ौरन हाथ लग जाएगी। मैं भी कोशिश करूँगा और तुम भी करना। आपके खलूस और मोहब्बत के लिए शुक्रगुजार हूँ मोहतरम, लेकिन आपके एहसान का बोझ बर्दाश्त ना कर सकूँगा। हाँ, दिल्ली में रहकर आपसे मुलाकात करता रहूँगा। मियाँ, तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं। मैं भी घर की हस्ती वाला इंसान हूँ। अपनी इज़्ज़त का एहसास भी है, लेकिन कुछ सोच समझ कर ही तुमसे ये कह रहा हूँ। बस तुम्हें वल्लाह तकल्लुफ़ ना करो। दिल को भा गए हो। इंसानियत कबूल ना करोगे तो दुख होगा। और मैंने एक लम्हे के लिए सोचा, घर बार छोड़ चुका हूँ। दिल्ली अजनबी मकाम है। कोई शनासा, कोई हमदर्द मिल जाए तो कम अज़ कम अजनबियत का एहसास ना रहेगा। बड़े मियाँ खलूस से ही कह रहे थे, कोई माली एहसान ना लूँगा। जो हुक्म मोहतरम, मुझे क्या इंस्कार हो सकता है।
واللہ جی خوش کر دیا، رشید الدین اچھلتے ہوئے بولے۔ دہلی کے مقامات شروع ہو گئے تھے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ٹرین اب اسٹیشن کی حدود میں داخل ہو گئی۔ ٹرین رکنے کے بعد رشید الدین صاحب نیچے اترے اور ان کا سامان بھی مختصر تھا اور میں تو تھا ہی بے سر و سامان۔ باہر آ کر ایک تانگا کیا اور رشید الدین صاحب نے تانگے والے سے کرام باغ چلنے کے لیے کہا۔ دہلی کی کشادہ سڑکیں میرے سامنے تھی۔ بچپن میں ایک بار یہاں آیا تھا، صحیح شکل یاد بھی نہ تھی۔ دلچسپی سے ہر چیز دیکھتا رہا، چلتا رہا، یہاں تک کہ ہم کرال باغ پہنچ گئے۔ نواب فیروز الدین کی کوٹھی بے حد عالی شان تھی۔ سامنے کا حصہ تو بہت ہی خوبصورت تھا، لیکن تانگا سامنے نہیں رکا تھا بلکہ وہ کوٹھی کی عقبی سمت چل پڑا تھا۔ عقب میں بھی ایک چھوٹی سی عمارت تھی جو شاید کوٹھی سے ملی ہوئی تھی لیکن الگ بھی تھی۔ تانگا اسی عمارت کے سامنے رکا۔ رشید الدین صاحب نے جلدی سے پیسے نکال کر تانگے والے کو دیے اور پھر اپنا چھوٹا سا سوٹ کیس نکالتے ہوئے بولے، آؤ میاں آؤ، چلے آؤ۔ اور میں ایک طویل سانس لے کر ان کے ساتھ ساتھ چل پڑا۔ ہم مکان کی ڈیوری میں داخل ہو گئے اور رشید الدین صاحب نے سوٹ کیس رکھتے ہوئے کہا، میں ابھی دروازہ کھولتا ہوں، بس 1 منٹ صبر کرو۔ اور وہ دوڑنے کے سے انداز میں اندر داخل ہو گئے۔ پھر انہوں نے اندر سے دروازہ کھول دیا اور میں بیرونی کمرے میں داخل ہو گیا۔ مہمان خانہ ہی تھا۔ 2 بستر نفاست سے بچھے ہوئے تھے، کرسیاں پڑی ہوئی تھی، درمیان میں فرشی رکھی ہوئی تھی۔ خاصا کشادہ اور ہوادار کمرہ تھا جس میں ایک دروازہ غسل خانے کی طرف بھی جاتا تھا۔